हमारी आज की कहानी है पिता की अनोखी पहल। जनवरी माह की सर्द रात में जब सुमित्रा जी और प्रशांत जी आराम से सो रहे थे तो अचानक फोन की घंटी बजी। सुनते ही सुमित्रा जी के दिल में एक हुक सी उठी। समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मन में एक अनजाना सा डर पनप उठा था। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए सुमित्रा जी ने मोबाइल उठाया तो दूसरी ओर से जो बात उनके कानों में पड़ी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया। और मन पर जो सदमा लगा था उसके बारे में तो कुछ बयां ही नहीं किया जा सकता था। सारा शरीर जैसे सुन्न सा होने लगा था। पथराई आंखों से दरवाजे की ओर देखते हुए वो कुछ देर खामोशी से सुनती रही और फिर हैरानी से बोली, नहीं, यहाँ तो। कहते कहते चुप हो गई और फिर मोबाइल उनके हाथ से छूट गया। निढाल होकर वहीं जमीन पर बैठ गई सुमित्रा जी। अरे सुमित्रा उठो, क्या हुआ? किसका फोन था? बोलो सुमित्रा, मेरी जान निकली जा रही है। अचंभित स्वर में प्रशांत जी बोले तो सुमित्रा जी ने कहा, वरुण का फोन था। दामाद का नाम सुनते ही प्रशांत जी के चेहरे पर घिन के भाव आ गए और तल्ख आवाज में बोले, क्या कहा उस निर्लज ने? हमारी बेटी राधिका। कहते कहते सुमित्रा जी रो पड़ी। क्या हुआ राधिका को? प्रशांत जी ने चिंतित स्वर में पूछा तो सुमित्रा जी बोली, पता नहीं, शाम से ही गायब है वो। उसकी नन्ही सी बच्ची भी साथ है। ससुराल वाले तब से उसे खोजने में लगे हैं। यही पूछने के लिए उसने फोन किया था कि वो मायके में तो नहीं आई। राधिका गायब है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई, तो कहाँ गई होगी? कहते कहते प्रशांत जी का गला भर आया। बुरी तरह घबरा उठे वो। तो सुमित्रा जी बोली, ना जाने कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत परेशान है। वो लोग उसे पल पल तड़पाते हैं। अब हमें उसे वहां नहीं रहने देना चाहिए। यहाँ ले आओ। लेकिन तुमने सुनी कहाँ मेरी। बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी उन लोगों के अत्याचारों से। यूं ही नहीं रोती थी वो फोन पर। सिसकते हुए सावित्री जी बोलती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और बौखलाते हुए चिल्लाने लगी, उसके घर के पास ही तो नहर बहती है, कहीं नहर में डूब कर तो। तभी प्रशांत जी जोर से बोले, बस भी करो सावित्री, जो जी में आ रहा है बोलती जा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां से परेशान होकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो। सहेली से मिलने का दिल होगा और ससुराल वाले मना करेंगे, ये सोचकर बिना बताए निकल गई होगी। क्या पता कल तक लौट आए। ऐसा कहते हुए प्रशांत जी अपनी पत्नी सावित्री को तो दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन बेटी की चिंता उन्हें भी खाई जा रही थी। तभी सावित्री जी गुस्से भरी निगाह से अपने पति को देखते हुए बोली, अच्छा, कल तक लौट आएगी? कहाँ लौटेगी मेरी बच्ची? उस ससुराल में जहाँ के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। या फिर अपने मायके वालों के पास आएगी, जो उसे तड़पते हुए और पल पल मरते हुए देख रहे थे, लेकिन मुंह में दही जमाए बैठे थे। त्रास, घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना दुश्वार हो गया तो और कौन सा रास्ता बचा था उसके पास? जब जान ही गंवानी है तो फिर तिल तिल कर क्यों मरना? एक ही झटके में जान क्यों ना चली जाए? यही सोचकर हमारी बच्ची ने ये कदम उठाया होगा। कहते कहते हाँफने लगी सावित्री जी, लेकिन मन की पीड़ा जरा भी कम ना हुई। सावित्री जी और प्रशांत जी के कमरे से आती आवाजों ने उनकी छोटी बेटी मीरा को भी जगा दिया। इतनी रात को आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ये जानने के लिए मीरा उनके कमरे में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर दंग रह गई। क्या हुआ मम्मी, आखिर बात क्या है? सावित्री जी को झंझोड़ते हुए मीरा ने पूछा तो सावित्री जी बोली, बेटा, क्या आज राधिका से तेरी बात हुई थी? नहीं माँ, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या है? बेटी, वो राधिका गुड़िया को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई है, अब तक नहीं लौटी। क्या? दीदी कहाँ चली गई? हैरान होते हुए मीरा ने कहा।
पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियों को फोन करके तो देख, जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कहते कहते सावित्री जी की सांसें उखड़ने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए मीरा तुरंत उठी और माँ को इनहेलर दिया। सहारा देते हुए उन्हें बिस्तर पर लिटाया। माँ, अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दीदी को। सुबह होते ही मैं दीदी की सभी सहेलियों को फोन करके पूछती हूँ। घर के सभी सदस्यों की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय राधिका की तलाश करना आसान काम नहीं था। सुबह होने पर ही कहीं जाया जा सकता था। इधर सावित्री जी के लिए एक एक पल काटना दूभर होता जा रहा था। आंखों के आंसू जैसे किसी झरने की तरह बहते जा रहे थे, तो वहीं कलेजा जलकर राख हुआ जा रहा था। रह रहकर उनकी आंखों के सामने अपनी दोनों बेटियों के बचपन की यादें दृश्य बनकर उभरने लगी। जब राधिका का जन्म हुआ था तो बेटी पैदा हुई है, ये सोचकर उसकी दादी ने उठाना तो दूर, उसे देखना तक भी जरूरी नहीं समझा था। जबरदस्ती राधिका के पापा ने राधिका को दादी के हाथों में थमा दिया, तो प्यारी सी और दूध जैसी सफेद जापानी गुड़िया जैसी दिखने वाली बच्ची को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा था। झट से चूम लिया था राधिका को। फिर 2 साल बाद मीरा पैदा हुई। दोनों बेटियां जैसे माँ बाप की 2 आंखों की तरह हुआ करती थी। 2 पल भी वो आंखों से ओझल हो जाती तो सावित्री जी को चैन न आता था। दोनों बच्चियां घर के आंगन में भी खेल रही होती तो भी 2-2 मिनट के बाद उन्हें देखने के लिए रसोई से बाहर चली आती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में दोनों ही होशियार थी, लेकिन घर के काम में राधिका का दिल नहीं लगता था। 17 साल की राधिका का जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो सावित्री जी हमेशा इसी जुगत में लगी रहती कि किसी तरह राधिका को एक सुगर गृहिणी बनाने के लिए उसे अभी से प्रशिक्षित किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मनमोजी राधिका अपने ही हवाई किले बनाने लगती। जितनी बार माँ उसे रसोई घर में ले जाती, उतनी बार उसका चंचल मन कोई और ही सपने देखने लगता। वो हमेशा कहती, माँ, घर के काम ही क्यों करने हैं? पापा की तरह बैग लेकर ऑफिस भी तो जा सकती हूँ ना। लेकिन सावित्री जी कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार उसे घर के सभी कामों में होशियार बनाकर ही दम लिया। सावित्री जी को याद आने लगा, जब राधिका कॉलेज जाने लगी थी तो उसकी सुरक्षा को लेकर वो कितनी चिंतित रहती थी। एक दिन राधिका को कॉलेज से लौटने में 2 घंटे की देरी हो गई तो सावित्री जी बेचैन हो उठी। प्रशांत जी उन्हें समझाते कि कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए लेट हो गई होगी। लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दूर गली तक नजर दौड़ाने लगी। दिमाग में विचार चलने लगे, जमाना खराब है, इंसान की इंसानियत अब उसके पास रही कहाँ। आजकल तो रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर राह चलते लोगों का क्या भरोसा। बस बेटी सही सलामत घर वापस लौट आए, भगवान को प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद जब राधिका दूर से आती हुई नजर आई तो सावित्री जी ने चैन की सांस ली। इस बार 101 रुपए का प्रसाद बांटूंगी, ऐसा कहते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। आज कॉलेज से आने में देर कैसे हो गई? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी। हर रोज तो 3 बजे तू घर वापस आ जाती है, आज पूरे 2 घंटे लेट है। अरे माँ, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? दरअसल मैं कॉलेज की एनएसएस यूनिट का एक हिस्सा हूँ, जिसमें राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के गुण सिखाए जाते हैं। इसलिए कभी कभार प्रैक्टिस के लिए रुकना पड़ता है। अरे कोई जरूरत नहीं है तुझे ऐसी समाज सेवा करने की, आजकल किसी का क्या भरोसा। तू बस समय से घर आ जाया कर, चिढ़ते हुए सावित्री जी ने कहा। तो राधिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे माँ, आप इतना डरती क्यों हैं? मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ? आजकल की लड़कियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, उनके घर वालों को तो चिंता नहीं सताती।
तो सावित्री जी बोली, अरे बेटी, तू नहीं जानती कि जमाना कितना खराब चल रहा है। आजकल ना जाने कितनी ही लड़कियां एसिड अटैक की शिकार हो रही हैं और आए दिन अखबार में और टीवी पर जो खबरें आती हैं उन्हें देखकर किस बेटी की माँ को डर नहीं लगेगा। पुलिस और प्रशासन की सख्ती तो सिर्फ कहने भर को है। सच तो ये है कि आज किसी के मन में पुलिस और कानून का कोई डर बचा ही नहीं है। गंभीर स्वर में सावित्री जी बोलती जा रही थी तो राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप तो बिना मतलब ही इतना सोच सोच कर डरती रहती हैं। हमारे कॉलेज में तो ऐसी लड़कियां भी हैं जो दूसरे शहरों और गांवों से आती हैं। बाकी सबका मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता है और आगे से तू घर देरी से लौटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोड़ दे ये समाज सेवा, कौन से मेडल मिलने वाले हैं इन चीजों में हिस्सा लेकर। तो राधिका बोली, अरे माँ, आप नहीं जानती, मेरा तो सपना है यूपीएससी क्लियर करके इस देश की सेवा करने का। एक दिन आपको अपनी बेटी पर नाज होगा, ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। आज राधिका की वो सारी बातें याद करके सावित्री जी का हृदय कांप उठा था। कितने बड़े बड़े सपने थे मेरी बेटी की आंखों में, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए सिर्फ हमारी एक गलती के कारण। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सावित्री जी और प्रशांत जी ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। राधिका ने अपने माता पिता को मनाने की लाख कोशिश की कि अभी वो शादी करना नहीं चाहती, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहती है, कुछ बनकर दिखाना चाहती है, लेकिन वे नहीं माने। बेटी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करवाकर तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हम निश्चिंत हो जाएं। इसलिए शादी करके अपनी गृहस्थी बसाओ और परिवार संभालो। इसके बाद हमें तुम्हारी छोटी बहन मीरा के बारे में भी सोचना है। इतना कहकर प्रशांत जी ने उसके भाग्य का फैसला कर दिया। बेटी के लिए रिश्ता देखना तो उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही दहेज के लोभियों द्वारा बेटियों पर अत्याचार की घटनाओं के बारे में सुनकर वो बहुत घबराए हुए थे। इसलिए वे पूरी सतर्कता बरत रहे थे कि कहीं धोखा ना खा जाएं। आखिरकार एक बिचौलिए ने उनकी मुलाकात वरुण और उसके परिवार से करवाई और ये भी बताया कि वे लोग खानदानी रईस हैं। उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं है। उन्होंने वरुण के माता पिता से स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी कि वे दहेज के सख्त खिलाफ हैं। तो वरुण के पिता ने भी कह दिया, हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है, हम भी दहेज लेने में विश्वास नहीं करते, और वैसे भी हमारे घर में कमी किस चीज की है। एक पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा से जो देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि शादी 15 दिन के भीतर हो। वरुण के माता पिता के विचार जानकर सावित्री जी और प्रशांत जी संतुष्ट हो गए और रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन शगुन की रस्म से ठीक एक दिन पहले बिचौलिए का फोन आया। देखिए भाई साहब, वैसे तो आप सारा इंतजाम अच्छा ही करेंगे, लेकिन लड़के वाले बस इतना चाहते थे कि रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत बनी रहे। इसलिए शगुन के थाल में कम से कम 2 लाख रुपए की नकद राशि जरूर रखिएगा और लड़के के माँ बाप और बहन के लिए सोने के जेवर तो होने ही चाहिए। बाकी जो देना हो वो आपकी इच्छा। ये सुनकर प्रशांत जी अचंभित रह गए, लेकिन फिर ये सोचकर कि लड़के वालों ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है, उन्होंने उनकी ये बात मान ली। खुशी भरे माहौल में सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी के 3 दिन पहले लड़के की माँ का फोन सावित्री जी के पास आया और बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि रिश्तेदारों के जो कपड़े आप दें वो ब्रांडेड हो और साड़ियां भी कम से कम 5-5 हजार की होनी चाहिए। प्रशांत जी और सावित्री जी को कुछ बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कोई विरोध जताए उनकी ये बात मान ली। फिर अगले दिन लड़के के पिता ने कहा,
अरे प्रशांत जी, अपने दामाद को गाड़ी कौन सी दे रहे हैं? तो प्रशांत जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, गाड़ी देने की तो कोई बात नहीं हुई थी। तो वरुण के पिता बोले, अरे इसमें बात क्या करनी, ये सब तो आजकल जरूरी है। चिंता की लकीरें उभर आई थी प्रशांत जी के माथे पर और बोले, ये सब तो हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। अरे नहीं प्रशांत जी, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। हमने तो आपको सूचित कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। ये बात जब सावित्री जी ने सुनी तो हैरान रह गई। इन लोगों की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हमने दूसरी बेटी की भी तो शादी करनी है। लेकिन प्रशांत जी बोले, सावित्री, कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते। तुम राधिका और मीरा को कुछ मत बताना, मैं सब देख लूंगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे उन्होंने सारा इंतजाम किया। पूरे ठाठ और रस्मों रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। इधर राधिका का अपने ससुराल में खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी जो आई थी उनके घर। तो दूसरी ओर सावित्री जी और प्रशांत जी भी अपनी बेटी के लिए निश्चिंत हो गए थे कि बेटी खाते पीते घर गई है। शादी के बाद जब राधिका पहली बार उनसे मिलने आई तो उसके चेहरे की रौनक देखकर माता पिता अपनी सारी चिंताएं भूल बैठे थे। लेकिन केवल 2 महीनों में ही उन्हें राधिका के व्यवहार में परिवर्तन दिखने शुरू हो गए। जो राधिका फोन पर खूब हंसती खिलखिलाती हुई बातें किया करती थी, अब वही राधिका मात्र औपचारिकता पूरी करके फोन रख देती। माँ बाप कभी कुछ पूछने भी लगते तो संक्षिप्त सा जवाब दे देती। माता पिता और बहन की कुशलता पूछकर जल्दी से फोन रख देती। मीरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी बहन को बार बार फोन करके उसका हाल जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार ससुराल वालों में से ही किसी ने फोन उठाया और एक बार तो वरुण की बहन ने मीरा को मजाक मजाक में ताना भी कस दिया कि कम से कम नवविवाहित जोड़े को प्राइवेट टाइम भी बिताने दिया करो। फोन करके बार बार उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। मीरा ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो प्रशांत जी और सावित्री जी बोले, बात तो ठीक है, हमें वहां ज्यादा फोन नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की उन्होंने आदत डाल ली। आखिरकार एक दिन सावित्री जी के पास फोन आया और एक घुटी हुई सी आवाज उनके कानों में पड़ी, माँ, हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा बैठे। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बेहद लालची हैं, इंसान के भेष में दरिंदे हैं। राधिका बेटी, ये तो क्या कह रही है? सावित्री जी का दिल चीत्कार उठा। लेकिन बेटी, हमने तो तेरी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तेरे ससुराल वालों को शिकायत है। तो राधिका रोते हुए बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। इन लोगों ने अपने जिस बिजनेस के बारे में हमें बताया था, दरअसल वो बिजनेस तो इनका है ही नहीं। आपका दामाद तो बेरोजगार है। असलियत सामने ना आ जाए इसलिए उन्होंने शादी जल्दी करने को कहा था। लालच तो कूट कूट कर भरा है इन लोगों में। शुरू शुरू में तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि नया काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसों की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा, इसलिए तुम अपने पापा से 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अभी तो मेरे पापा ने मेरी शादी की है, अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने शादी में खर्च किया है, अब मैं उन्हें कैसे पैसे देने को कह सकती हूँ। तो सास ने कहा, हम कौन सा हमेशा के लिए मांग रहे हैं, उधार ही समझकर दे दें, जब बन पड़ेगा तब लौटा देंगे। उसी समय वरुण भी मेरे पास आए और बोले, राधिका, अब तुम इस घर में रहती हो तो तुम्हें अपने पापा से ज्यादा अपने घर की चिंता होनी चाहिए। बिना कोई सवाल जवाब किए अपने मायके जाकर
पैसे लेकर आ जाओ। लेकिन माँ, मैंने भी कह दिया कि मैं अपने पापा से पैसे हरगिज नहीं मांगूंगी, चाहे जो हो जाए। बस इसी बात पर वे लोग मुझसे खार खाए बैठे हैं। रात दिन मुझे सताते हैं। ना तो मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं, ना ही फोन पर बात करने देते हैं कि कहीं मैं किसी से कुछ बोल ना दूं। अपनी लाडली बेटी राधिका की पीड़ा सुनकर सावित्री जी का कलेजा मुंह को आने लगा। फिर कांपते स्वर में बोली, ये क्या कह रही है तू? मेरी कही एक एक बात सच है माँ। लेकिन बेटी, अब तू कहाँ से फोन कर रही है? दरअसल मेरे सास ससुर कहीं बाहर गए थे और वरुण भी सुबह सुबह ही कहीं निकल गए थे। ननद नहाने गई तो चुपके से उसका फोन उठाकर ले आई ताकि आपसे बात हो सके। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। अगर मेरी ननद ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। आप एक बार पापा से बात जरूर करना ताकि वो कोई कड़ा कदम उठा सके। कहते हुए राधिका ने फोन रख दिया। लेकिन इधर फोन बंद हो जाने के बाद भी सावित्री जी फोन को कानों से लगाए पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। दिल को जैसे कोई सदमा सा लगा था। उन्होंने प्रशांत जी को फोन करके जल्दी से आने को कहा। सावित्री जी की घबराई हुई आवाज सुनकर प्रशांत जी बिना काम खत्म किए घर पहुंचे तो सावित्री जी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। लाडली बेटी पर होने वाले अत्याचार की कहानी सुनकर प्रशांत जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी सावित्री जी सिसकते हुए बोली, अब आप ही कुछ कीजिए। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे घुट घुट कर जी रही होगी उन दरिंदों के बीच। नहीं सावित्री, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। हम कल ही गुड़गांव चलते हैं उससे मिलने के लिए। हमसे मिलकर उसे कुछ हौसला होगा। कोशिश करेंगे कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर दिल्ली ही ले आए। अगले दिन प्रशांत जी और सावित्री जी अपनी बेटी के घर पहुंच गए। सावित्री जी ने अपनी लाडली को नजर भर कर देखा तो हैरान रह गई। कभी फूलों की तरह खिलता था जो चेहरा, आज उसी चेहरे से रौनक बहुत दूर चली गई थी। आव भगत की तो बात ही दूर। वे तो ये देखकर हैरान थे कि शादी के समय जो लोग उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हीं चेहरों पर केवल गुस्से का ही भाव नजर आ रहा था। वे स्वयं को वहां खड़े ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे जेलर के सामने कोई अपराधी खड़ा हो। जब अपनी बेटी राधिका से मिले तो भी खुलकर बात नहीं हो पाई क्योंकि सब लोग आसपास ही मंडरा रहे थे। औपचारिक बातचीत के अलावा राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने राधिका के ससुर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन सामने से दो टूक शब्दों में ना सुनने को मिला। अगले हफ्ते बहन की बेटी की शादी है और सब लोगों का जाना जरूरी है। ये कहकर उन्होंने राधिका को भेजने से मना कर दिया। ठीक है, हम उसके बाद राधिका बेटी को कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले गए। आज प्रशांत जी और सावित्री जी स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। बड़े ही बुझे मन से दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के ससुराल से वापस लौट आए। जिस बेरुखी और अपमान भरे वातावरण में 2 घंटे काटना भी उनके लिए दूभर हो रहा था, उसी वातावरण को उनकी बेटी 24 घंटे झेलती है। सोच सोचकर उनका हृदय हाहाकार कर रहा था। सावित्री जी की आंखों में आंसू देखकर प्रशांत जी बोले, अरे परेशान क्यों होती हो सावित्री? 15 दिन बाद राधिका की सहेली की शादी है ना, तब राधिका को कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही रहने को बुला लेंगे। 15 दिन बीत चुके थे। राधिका दिल्ली आई तो जरूर, लेकिन केवल अपनी सहेली की शादी के लिए। अपने पति के साथ आई थी, चाहकर भी माता पिता दामाद के सामने बेटी से कोई बात नहीं कर पा रहे थे। मीरा भी अपनी बहन से बात करने के लिए छटपटा रही थी। 2 मिनट के लिए वरुण वॉशरूम गया
तो सावित्री जी और मीरा को राधिका से बात करने का मौका मिल गया। उसे हल्की सी साड़ी में देखकर मीरा गुस्से से बोली, ये क्या दीदी, अपनी सहेली की शादी में अच्छे से तैयार भी होकर नहीं आई, ना गहने ना अच्छे कपड़े। तो राधिका भरी आंखें लिए बोली, क्या पहनती, मेरे सारे गहने और कपड़े तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रख दिए, मुझे तो देखने तक का मौका नहीं दिया। सुनते ही मीरा और सावित्री जी का कलेजा कांप गया और फिर बोली, लेकिन बेटी, हमारा दिया गया सामान भी तेरे घर में मौजूद नहीं था, कहीं वो भी। तो राधिका बोली, कहाँ से होता माँ, इतने शौक से तुमने मुझे घर की एक एक चीज दी थी, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, वॉशिंग मशीन, सब कुछ तो इन लोगों ने बेच खाया है। तभी सामने से राधिका का पति वरुण आता हुआ दिखा तो दोनों एकदम सामान्य होने का नाटक करने लगे। राधिका को कुछ दिन यहीं छोड़ने के लिए सावित्री जी ने उसके पति वरुण से कहा, तो भी ना ही सुनने को मिला। इस बार बहाना ये था कि अगले दिन उन दोनों को वरुण के दोस्त के घर डिनर पर जाना है, तो राधिका फिर कभी आ जाएगी। तभी प्रशांत जी ने अपनी जेब में से एक नया मोबाइल निकाला जो उन्होंने राधिका के लिए खरीदा था और उसे देते हुए बोले, जब दिल करे बात कर लेना। चलो राधिका, देर हो रही है, वरुण ने कहा और उसी रात वे लोग घर वापस चले गए। लेकिन राधिका ने अभी अभी अपने ससुराल के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सुनकर सावित्री जी को चैन नहीं आ रहा था। काश एक जादू की छड़ी होती मेरे पास, जिससे मैं अपनी बेटी की जिंदगी की राह में आने वाले सारे दुख रूपी कांटों को बटोर लेती और उसकी राह में खुशियों के फूल बिखेर देती। कहते हुए सावित्री जी फूट फूट कर रो पड़ी। परंतु दूसरी ओर प्रशांत जी को इस बात की तसल्ली भी थी कि अब कम से कम राधिका अपने मायके में फोन तो कर पाएगी। लेकिन जिस बात का सावित्री जी को डर था वही हुआ। राधिका का फोन भी उसके पति ने ये कहकर छीन लिया कि तुम इसका क्या करोगी, ये लेटेस्ट डिजाइन का मोबाइल मेरे लिए ठीक रहेगा, वैसे भी मुझे नए मोबाइल की जरूरत थी, तुम्हें अपने मायके में बात करनी होगी तो माँ से फोन ले लेना। कुछ दिनों बाद किसी याचक की तरह उसने अपनी सासू माँ से मोबाइल मांगा तो सास ने तिरछी नजर से उसे ऐसे देखा कि राधिका का लगभग आधा खून सूख गया। चुप करके वो वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। राधिका पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी खाना बनाने में जरा सी भी देरी हो जाए तो उसका पति ही आसपास पड़ी कोई भी चीज उठाकर उस पर दे मारता था। कोई कांच की वस्तु उसके हाथ से टूटकर गिर गई तो ननद भी उसकी बाजू मरोड़ने में देर नहीं करती थी। एक दिन वरुण का मोबाइल कमरे में पड़ा देखकर राधिका ने अपने माता पिता को फोन लगाने की कोशिश की कि तभी वरुण कमरे में आया और राधिका के गाल पर खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। फिर उसका मुंह दबोचकर चिल्ला पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना मुझसे पूछे मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने की? आइंदा मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुरी तरह सहम गई थी राधिका। एक बार फिर ससुराल की कैद में से जैसे तैसे कुछ देर के लिए बाहर निकलकर राधिका ने अपने घर पर फोन किया। मीरा ने फोन उठाया तो राधिका ने रोते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। अब और सहन नहीं होता मीरा, पापा को बोल मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाएं, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कहते हुए राधिका फफक कर रो पड़ी। सावित्री जी और प्रशांत जी उस समय बाजार गए थे। जैसे ही वो घर लौटे तो मीरा बोली, क्यों माँ, जब राधिका दीदी कॉलेज जाती थी तो आपको उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी ना? एक बार जाकर देखो दीदी के ससुराल, उन दरिंदों के बीच क्या वो सुरक्षित है? अरे थप्पड़ तमाचे तो बहुत छोटी सी बात है, जितनी यातनाएं उन्हें वहां झेलनी पड़ रही है ना, वो लोग तो उन्हें जान से मारकर ही दम लेंगे।
जाकर ले क्यों नहीं आते उन्हें वहां से? बेटी की बात सुनकर प्रशांत जी बोले, लेकिन मीरा, तेरे रिश्ते की बात चल रही है, और अगर लड़के वालों को इस बात का पता लग गया कि तेरी बड़ी बहन अपने मायके आकर बैठी है, तो इस घर से रिश्ता हरगिज नहीं जोड़ेंगे। वो तो क्या, कोई भी हमारे साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेगा। वो तो यही सोचेंगे ना कि माँ बाप की परवरिश में ही कमी थी। नहीं पापा, एक बेटी की शादी के लिए क्या आप दूसरी बेटी की बलि दे देंगे? और वैसे भी दीदी का हाल देखकर मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। बेटी का हाल जानकर सावित्री जी बोली, आप मेरी बेटी को अभी के अभी गुड़गांव से वापस ले आइए। अगर वे लोग ना भेजें तो जबरदस्ती लेकर आ जाओ, लेकिन झूठी मान मर्यादा के नाम पर मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती। तभी प्रशांत जी बोले, सावित्री, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों में जब राधिका की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा होगा, तो ससुराल में उसकी जगह अपने आप बन जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और अगर तब भी वे लोग ना सुधरे, तो मैं जात बिरादरी के लोगों को उनके घर पर इकट्ठा करूंगा। समाज में अपनी बेइज्जती होते देख उन्हें अपना व्यवहार तो बदलना ही पड़ेगा। उस समय मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राधिका ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी पैदा करने के बाद ससुराल वालों की नजर में वो और भी अधिक गुनाहगार बन बैठी। अब तो आए दिन उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की धमकी देने लगती। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपने पापा से कहकर तुरंत पैसों का इंतजाम करवाओ, राधिका की सास बोली। तो राधिका ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, उनके पास अब और पैसे नहीं हैं। अच्छा, मकान तो है तेरे पिता के पास, उसे बेचकर ही पैसे जुटा ले। इतना तो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर ही सकता है। सासू माँ के इतना कहने पर राधिका बोल उठी, माँ जी, बेटी तो आपकी भी है, क्या आप उसके ससुराल वालों को इतना पैसा देंगे? इतना कहने भर की देर थी कि वरुण ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा राधिका के गाल पर रसीद कर दिया। बेशर्म, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ से जबान लड़ाए। सिर घूम गया था राधिका का। तभी उसकी सासू माँ बोली, अब खड़ी खड़ी हमारा चेहरा ही देखती रहेगी क्या? जाकर चाय बनाकर ला। थोड़ी देर में जैसे ही राधिका चाय की ट्रे लेकर कमरे के अंदर आने लगी, तो उसके कानों में अपने पति और सास की कुछ बातें सुनाई पड़ी। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही। अंदर से आवाज आई, इस बार अगर मानती है तो ठीक, नहीं तो पहले इसकी बेटी को ठिकाने लगा, उसके बाद इस महारानी को। तेरी दूसरी शादी में हम खूब दहेज लेंगे। सुनते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर चकराने लगा था उसका। फिर जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए वो अंदर आई और सबको चाय देने लगी। अगले दिन जब राधिका की सास अपने कमरे में सो रही थी और घर के बाकी सदस्य नदारद थे, तो राधिका चुपके से घर से बाहर निकली और किसी से मोबाइल मांगकर अपनी माँ को फोन कर दिया और कहा, माँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर दिल्ली पहुंच रही हूँ। बस इतना जानने के लिए फोन किया है कि क्या मेरे इस फैसले में मेरे माता पिता मेरे साथ हैं या नहीं। लेकिन बेटी, हुआ क्या है, साफ साफ बता। माँ, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अब तक ये लोग मेरे साथ जो कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ पड़ी है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि क्या मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। तो सावित्री जी बोली, लेकिन बेटी, आज तेरी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बस कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। उनके जाने के बाद मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ, हताशा भरे स्वर में राधिका बोली और फोन रख दिया। और आधी रात को राधिका के ससुराल से गायब होने की खबर आ गई। बिस्तर पर लेटी सावित्री जी को एहसास हुआ
कि सुबह हो चुकी है। प्रशांत जी पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से सलाह लेने निकल गए कि आखिर किया क्या जाए। इधर मीरा राधिका की सहेलियों को फोन करके राधिका के बारे में पूछ रही थी। तभी सावित्री जी अपने कमरे की दीवार पर लगी राधिका की तस्वीरों को एक एक करके देखने लगी। 2 साल की हंसती खिलखिलाती नन्ही सी राधिका, कंधे पर बस्ता लटकाए स्कूल जाती चुलबुली सी राधिका, कुछ कर दिखाने का जुनून पालने वाली कॉलेज गर्ल राधिका, आंखों में ढेर सारे सपने सजाए दुल्हन बनी राधिका। फिर सहसा उनकी आंखों में एक अनदेखी तस्वीर अनायास ही उभर आई, ऊंचे पुल से नहर में छलांग लगाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू कहाँ है मेरी बच्ची? किस हाल में है? कितनी लाचार हो गई हूँ आज मैं। सावित्री जी का हृदय चीत्कार उठा था। उसी समय फोन की घंटी बज उठी, जिसे सुनते ही सावित्री जी की सांस अधर में अटक गई। आज इतना साहस उनमें नहीं था कि वो फोन उठाकर अपनी बेटी के बारे में कोई बुरी खबर सुन सके। तभी मीरा बिना देरी किए दौड़ती हुई अंदर आई और फोन उठाकर कपकपाती आवाज में बोली, हेलो। तो दूसरी ओर से किसी व्यक्ति ने कोई संदेश दिया। फोन सुनते हुए मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे और फोन रखकर अपना माथा पकड़कर जोर जोर से रो पड़ी। अभी तक प्रशांत जी भी घर आ चुके थे। सावित्री जी और प्रशांत जी उसकी हालत देखकर अंदर तक सिहर उठे थे। किसका फोन था? सावित्री जी ने अपने रूंधे गले से बड़ी मुश्किल से पूछा, लेकिन मीरा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बेटी, कुछ तो बता, किसका फोन था? सब कुछ जाहिर होते हुए भी प्रशांत जी बेसब्री से बोले। तभी मीरा अपने मम्मी पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भगवान ने हमारी सुन ली पापा, दीदी बिल्कुल ठीक है। क्या तू सच कह रही है बेटी? सावित्री जी के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ माँ, दीदी कल शाम को ही गुड़िया को लेकर महिला आयोग के पास पहुंच गई थी। वहां दीदी बिल्कुल सही सलामत है और आयोग की मदद से उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था, ताकि हम उनकी चिंता ना करें। ये बात सुनते ही प्रशांत जी जल्दी से उठे और जैसे ही घर के बाहर निकलने लगे तो सावित्री जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी राधिका को अपने घर लाने। भगवान ने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। समाज वाले चाहे कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर प्रशांत जी घर से चले गए और दोपहर को अपनी लाडली बेटी और नातिन को लेकर घर लौटे। अपनी बेटी राधिका की हालत देखकर सावित्री जी उसके गले लगकर खूब रोई। तभी प्रशांत जी के पास एक फोन आया। मुबारक हो प्रशांत जी, लड़के वालों को आपकी बेटी मीरा पसंद है। तभी प्रशांत जी बोले, लेकिन हम अभी मीरा की शादी करना नहीं चाहते। मैं अब अपनी बिटिया को आगे पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा कहकर प्रशांत जी ने फोन रख दिया। सावित्री जी और उनकी दोनों बेटियां बड़ी हैरानी से प्रशांत जी की ओर देख रही थी। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी प्रशांत जी बोले, और राधिका बेटी, तुम भी अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस समाज में शान से सर उठाकर चलते हुए देखना चाहता हूँ। प्रशांत जी के इतना कहने की देर थी कि दोनों बेटियां मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। लगभग 6 महीने बाद राधिका का वरुण से तलाक भी हो गया। राधिका जी जान से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। आज तलाक के 4 साल के बाद वही वरुण, जो कभी अपनी पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया करता था, आज अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा था। उसकी बहन के साथ उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे
जैसा कभी राधिका के साथ उसके ससुराल में किया जाता था। बहन के ससुराल वालों के खिलाफ अर्जी लेकर जब वरुण अपनी माँ और बहन को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा तो उस समय एसपी साहब ऑफिस में नहीं थे। वरुण की माँ और बहन वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए और वरुण ने अपनी अर्जी सामने टेबल पर रख दी। थोड़ी देर में एसपी की वर्दी में एक महिला तेज कदमों के साथ चलती हुई आई और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उस महिला को देखकर वरुण के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि एसपी की कुर्सी पर बैठी वो महिला और कोई नहीं, उसकी पूर्व पत्नी राधिका थी। राधिका ने भी उसे पहचान लिया था। उसने एक नजर उठाकर उन लोगों की ओर देखा। वरुण की बहन के चेहरे और शरीर पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। उसे देखते ही राधिका को अपना समय याद आ गया। आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो उठे, लेकिन फिर खुद को संयत करते हुए राधिका ने किसी अनजान की तरह अपनी टेबल पर रखा वो पेपर उठाया और पढ़ने लगी। इधर वरुण की माँ और बहन की ऐसी हालत हो रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। तभी राधिका बोली, दहेज का केस है, मारा पीटा जाता है तुम्हारी बहन को और मायके से पैसे लाने को भी बोला जाता है। ये सारी बातें तो आजकल आए दिन सुनने को मिलती हैं। क्यों मिस्टर वरुण? राधिका ने वरुण की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो वरुण पसीने से तरबतर हो गया। शर्मिंदगी के कारण नजरें झुकाए वे लोग वहां से उठकर चल दिए। पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें पीछे से आवाज दी, लेकिन वे मुड़कर वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।